के रूप में गांव को देखते हैं 2 मिनट में कि कैसा गांव है, प्लीज। Panchayat, situated in Jalsu, Jaipur district, Rajasthan, has been declared the first ODF plus village in India, and it also stands second in women empowerment initiatives among villages in India. Till 2 years ago, the streets were filled with scattered garbage dump, rainwater overflowing in the village. The hygiene condition in the village was pathetic. The young Sarpanch of Jahota gradually won over the confidence of people and brought together a team of 70 people. Brahmakumaris has been working closely with the Sarpanch in inculcating values among villages for benefits of pure and clean environment. With the help of Radio Madhuban, Brahmakumaris donated dustbins to the villagers. Jahota Sarpanch, with his team of selfless volunteers, conducted activities for the betterment of the village and people. They have created 17 magic pits, repaired broken drains, constructed new roads and drains. He encouraged villagers not to throw waste in open. They prepared villagers to clean the village by themselves and contribute towards management of waste. Now, waste collection is happening from each house, and once in a month it is taken to the nearest waste recycling center. On every Sunday, the team of 70 would come together, identify the dirtiest place and clean it. Plantation of 50,000 trees has been done in Jahota, and paintings are done by villagers, and now these dirty points are becoming selfie points. Jahota Gram Panchayat, situated in Jalsu, Jaipur district, Rajasthan, has been declared the first ODF plus village in India, and it also stands second in अभी आपने देखा कैसे एक गांव छोटी सी स्टोरी में कि कैसे था और कैसे हो गया। ये एक गांव की कहानी नहीं है। आज हम देखते हैं तो पूरे भारत की स्थितियाँ ऐसी है। आज जो हम 2.5 लाख गांवों की बात कर रहे हैं पूरे भारत के, उन सब की स्थितियाँ ऐसी थी, ऐसी है, क्या ऐसी हो सकती है? आज हमारे सबके बीच में यही सवाल है कि क्या ऐसी स्थितियाँ वापस हो सकती है? तो उस दिशा में कुछ हमने प्रयास किया है, वो आपके बीच साझा करने का मैं प्रयास करूँगा। अभी दीदी का, आप सभी का ही कितने सवाल थे, वो सवाल क्यों थे? उनकी एक वजह ये है कि शायद हमने उस दिशा में अभी कदम उठाया नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस दिशा में कदम उठा रहे, जैसे मैं पहली बार महसाना आया तो मेरे दिमाग में था कैसा होगा महसाना, इसका शब्दों पे गया तो मैं शाना, ऐसी चीज़ें भी इसके पीछे आई कि वहाँ के लोग ऐसे होंगे क्या। तो कई बार हमारे मन में विचार चलते हैं कि हर चीज़ को लेकर, हर विजन को लेकर, हर विषय को लेकर, अब उन विषय के जो सवाल है वो हमें मिलते, उनका जवाब कहाँ मिलता है? मुझे महसाना आया तो उसके जवाब मिले कि नहीं, यहाँ तो कोई शाना दिखाई नहीं, यहाँ तो सब सिंसियर थे, सब अच्छे थे। तो उसी प्रकार से हमारा जो विज़न भी होता है, उसके भी जो हमारे सवाल है, उनके जवाब हमें कब मिलेंगे? जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे, जब हम वो जो प्रयास हमें करने हैं जिस दिशा में। तो आपके जो सवाल थे वो सभी वाजिब सवाल थे, और खुशी भी ये मिली कि सभी वाजिब सवालों के जवाब भी वाजिब यहीं से मिल गए। आप में से ही किसी ने बता दिया कि इस प्रकार के जवाब थे। तो एक गांव की अभी हम बात करेंगे, और ये एक गांव नहीं है, हम इसको हर जगह से जोड़ सकते हैं इस जहोता को। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हर जगह की समस्याएं अलग हो सकती है, भौतिक स्वरूप अलग है, वहाँ का वातावरण अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इलाज एक जैसा ही होता है। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की बात करूँगा, और एक बार आप उसको पूरे विषय को समझेंगे और कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, वो शुरुआत भी इसमें है, और कैसे यहाँ तक पहुँचे वो भी उसके अंदर है। और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर का रखेंगे, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन कम मिलेंगे एक बार हम पूरा इसको देखने के बाद, है ना। पीपीटी से ठीक है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, जैसे
ब्रह्मा कुमारी से जब मैं पहली बार जब मेरा मतलब मैं कह रहा हूँ अनुभव हुआ, तो वो भी एक कार्यक्रम के माध्यम से मेरा आना हुआ था कि मैं एज ए ट्रेनर थोड़ा सा सेवा देता था कि कैसे सरपंच निष्ठावान बन सकते हैं, कैसे सरकारी अधिकारियों को अपनी निष्ठा का वहन कैसे, वो उनका बोध कैसे हो, उस विषय में एक चर्चाएं होती थी IGPRS के माध्यम से। तो वहीं पर अपने जो माउंट आबू से सिरोही से जो CO मैम थी, वो भी वहाँ पर एक कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो उन्होंने उसी दिन निवेदन किया कि एक कार्यक्रम हम भी रखेंगे, कभी समय रखें तो आप भी आना। तो मेरा भी जाना हुआ और वो सौभाग्यवश वो कार्यक्रम भी शांतिवन में रखा गया। और वो मेरा जीवन का 1 घंटे के लिए मैं माउंट आबू आया था पहली बार, और वो 1 घंटा मेरा उसी दिन 3 दिनों में बदला। जो मुझे गाड़ी लेके आई थी, मैंने उनको कहा आप जाइए, मैं रुक के आऊँगा, थोड़ा सा समझ के आऊँगा। तो वहाँ जो मुझे सबसे चीज़ जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती थी वो था वहाँ का मैनेजमेंट, जो व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं या कैसी व्यवस्थाएं हर सेंटर पे हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो पहला था। तो कैसे वो व्यवस्थाएं हो, और मैं भी एक संस्था प्रधान था, एक गांव का सरपंच था, तो मेरे को भी वो चीज़ें इंटरेक्ट करती है कि क्यों नहीं मेरी संस्था भी अच्छी हो, मेरा गांव भी अच्छा हो। तो वहाँ से जब देखने को सीखने को मिला तो सबसे अच्छा लगा कि जहाँ पर शांतिवन है या जो भी सेंटर है वो कितना अच्छा होता है, कितना सुव्यवस्थित होता है। तो क्यों नहीं हर पंचायत जो परिसर है वो भी सुव्यवस्थित हो। जैसे हम फील्ड में काम करते हैं, सभी बहनें बाहर तक जाती है, लेकिन जो सेंटर होता है वो तो इतना व्यवस्थित होता है कि कोई आए तो वो आकर्षित करने लायक हो। तो उसके लिए जो हमने प्रयास किया वो, ओम शांति भाई जी वेलकम। तो उसके लिए हमने देखा कि जो पंचायत परिसर है वो कैसे हम अच्छा बनाएं। अभी बात चल रही थी बजट की या फंड की या कोशिशों की और सब चीज़ों की, तो हमने भी देखा, हमें भी आवश्यकता पड़ी कि एक परिसर को अगर अच्छा करना है तो उसके लिए कुछ आर्थिक मदद की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे पंचायत में हमने एक बैंक बनाया था, उसको भी हम रेंट पे दिया। जैसे पंचायत में हमारे कुछ परिसर ऐसा था कि जो बेकार पड़ा था, तो एक बड़ा हॉल था, उसको हमने थोड़ा सा व्यवस्थित करके उसको बैंक को किराए पे दिया। उसके अलावा 6 दुकानें भी पंचायत में बनाई, तो उनका कुछ मंथली रेंट हमारे यहाँ आने लग गया, जो लगभग 14,500 रुपये है। इसमें 11,500 एकमात्र बैंक का आता है। तो हमने देखा क्यों नहीं, तो एक साल का जब हम देखते हैं तो साल में कितने पैसे हमारे आए निजी आय के और कितने हमने बचा लिए। तो हमने जो बचाया तो वो लगभग 25 से 30,000 रुपये बचे हमें उस साल के। तो उन 25-30,000 रुपये में जैसे हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी थे उन्होंने कहा कि गर्मी ज़्यादा रहती है अपने यहाँ, तो AC लगा लेते हैं। तो AC भी लगा सकते थे, लेकिन हमने देखा कि क्यों नहीं इन 25,000 को कोई अन्य उपयोग में करें, क्योंकि यहाँ से व्यवस्था देखी, पहले ऐसा नहीं था, ये 1.5 वर्षों पहले ही कलर वगैरह सारा किया। तो उन 25,000 से मात्र हमने उस परिसर को सुंदर बनाने का प्रयास किया। तो उसमें हमने थोड़ा सा पेंटिंग किया, और पेंटिंग्स भी हमने देखा तो कुछ कलर ही खरीदा, पेंटिंग करने वाले कौन हो। तो जब गांव से हमारी जो बच्चियां थी जिनको मेहंदी बनाना आता था या जो इस आर्ट में थोड़ा सा समझती थी, कुछ वर्ल्डली आर्ट भी कोई जानती थी, आजकल गूगल पे भी जो इजी पेंटिंग्स होती है, डिज़ाइंस होती है, वो हम बच्चियों ने अपना ही आपसे करा। उन्होंने ये ज़रूर देखा कि भाई कौन से दीवार पर क्या बनना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने प्रयास किया और एक परिसर सुंदर बन गया। अब आप सोचिए 25,000 रुपये में एक पूरा परिसर ऐसा सुंदर हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम प्रयास हम कर सकते हैं। अभी जो हम 2 दिन से बात करते हैं 9 लक्ष्यों की, इसके बारे में चंद्रेश भाई ने काफ़ी आपको बताया, और 9 लक्ष्य ये सरकार ने निर्धारित किए हैं। इन 9 लक्ष्यों को लेकर चलने का उद्देश्य यह है कि क्यों नहीं हम सरकार के साथ कोलिब्रेट करके कोई विकास का काम करें। क्यों? क्योंकि सरकार को भी लगे कि हमारा कोई सहयोगी के रूप में ब्रह्मा कुमारी संस्थान काम कर रहा है, तो जो सरकार से जो मदद मिलेगी उसमें हमें आसानी होती है। और ये ज़रूरी नहीं कि 9 ही करें। हमें लगता है कि पहला हमारे को तो स्वच्छता का अच्छा लगता है, कल हम गंदगी पर बात कर रहे थे और गरीबी पे बात कर रहे थे, सारी चीज़ें वही थी। तो स्वच्छता जो विषय है वो मेरे भी दिल के करीब था, और शायद हम देखते हैं सबको साफ रहना तो अच्छा लगता ही है। और गाँवों की अगर बड़ी समस्याएं अगर हम देखते हैं, देखो गाँव को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो बात चल रही थी ना पक्ष और विपक्ष की, कि कुछ अपोजिशंस होती हैं, तो हम उनमें न जाके हम गाँव को बांटें कि देखो इसको और थोड़ा सा पीछे से मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे एक सरपंच बनता है, कौन सरपंच बनता है और कौन ही जीतता है? क्योंकि कैंडिडेट्स कई होते हैं। जैसे मेरे साथ और 8 कैंडिडेट्स थे, हम 9 कैंडिडेट्स थे। तो कैंडिडेट जीता कौन? जीतता वो है जिसके साथ सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं जुड़ी हुई होती हैं, या जनता को लगता है ना कि शायद पिछले कई वर्षों में ये लोगों ने काम नहीं किया, शायद इस बार ये आएगा और हमारे लिए जो हमारी कमियां थी गांव की शायद वो पूरा करेगा। तो उन अपेक्षाओं से जीतता। मैं उनको वोट नहीं कहता, वो अपेक्षाएं किसके साथ जुड़ती है वो महत्व रखता है। तो इस बार मेरे साथ अपेक्षाएं जुड़ी, और अपेक्षाएं ज़्यादा लोगों की जुड़ती है वही जीतता है, ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वही व्यक्ति जीतता है। लेकिन आप सोचिए कि आज़ादी के बाद कितनी बार चुनाव होंगे, कितने सरपंच आएंगे, लेकिन एक गांव का काम हर कोई नहीं कर पाता।
तो इसलिए शायद वो अपेक्षाएं इस बार मेरे साथ जुड़ गए, और मेरे साथ इतनी ज़्यादा जुड़ गई कि एक गांव के 73% मतदान एक ही तरफ मिला, और 8 लोगों को सिर्फ 27% में 8 कैंडिडेट थे वो थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो रहा कि मैं जैसे जीता ना, तो पूरी 1-2 घंटे तो मुझे खुशी में ऐसा रहा कि वो रहा, लेकिन पूरी रात मैं सो नहीं पाया। और वो कारण खुशी नहीं थी, वो कारण ये था कि इन 73% लोगों को मैं कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा, उनकी अपेक्षाओं पे क्या मैं खरा उतर पाऊंगा। तो फिर जाके प्रयास किया कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि कितने वर्षों से शायद मैं भी पहले उन 73% लोगों में हुआ करता था, और मुझे भी मेरे सरपंच से कई उम्मीदें और अपेक्षाएं थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। तब जाके ये चीज़ें हमने करने का प्रयास किया, और उसी अगले दिन जब मैं पंचायत परिसर गया, वो आज मुझे याद है 16 दिसंबर का वो दिन था, और मुझे लगभग 10 दिन लगे मेरे कार्यभार को संभालने में, क्योंकि पंचायत की स्थिति ऐसी थी नहीं कि वहाँ जाके मैं बैठ पाऊँ और वहाँ जाके जो मेरे सपने हैं वो पूरे कर पाऊँ मेरे गांव को लेके। क्यों? क्योंकि इतनी गंदगी वहाँ पे थी। जो मुझसे पहले जो सीट पर बैठते थे वो पान भी खाते थे, गुटखा भी खाते थे, और दीवारों पर ऐसे निशान थे। वॉशरूम्स थे तो वो यूज नहीं होते थे, दीवारों को यूज किया जाता था। तो वो जो 10 दिन मुझे लगे, सब ने कहा कि 27 को ही क्यों ज्वाइन किया, तो वो 10 दिन उसी काम में लगे रहे कि इसको बैठने लायक पहले बनाना है। और वो 10 दिन रहे, तो उस दिन 10 दिन में उन गांव वालों को भी लगा कि शायद कुछ अलग हो रहा है। नहीं तो जैसे जो चुनाव जीतता है अगले दिन वो ज्वाइन करता है, उस सीट पर जाके अपनी भावभंगिमाएँ दिखाता है। वो जो 10 दिन थे उसमें लोगों को कुछ तो लगा कि कुछ तो अलग होने जा रहा है। उस 10 दिन के बाद 27 तारीख आई, और उस दिन हमने कार्यभार संभाला। तो वो जो कार्यक्रम था वो भी कुछ विशेष कार्यक्रम हुआ। विशेष यूँ हुआ कि आप सोचिए कि जब इतने लोगों ने मतदान किया एक पक्ष में, तो सब लोगों को खुशी थी, और मुझे आज भी महसूस होता है कि मेरे से ज़्यादा शायद वो लोग खुश थे। वो लोग, सभी लोग उस कार्यक्रम में आए, सब लोगों ने अपने विचार रखे, वो जो चीज़ें होती है वो होती रही। लेकिन उसी कार्यक्रम के बाद हमने प्लान किया कि पहले जब सरपंच बना उससे पहले ऐसे सोचता था कि कुछ साल के 1-1.5 करोड़ रुपए आएंगे और उनको हम किसी न किसी रूप में खर्च करेंगे। पता ही नहीं था कि नियम क्या होते हैं, और किसी भी सरपंच को पता नहीं होता, क्योंकि इसकी पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं होती। हर सरपंच इसमें यही सोच के आता है कि इतने करोड़ों रुपए आएंगे, उनको कई लोग सोचते हैं कि मैं इस मेरे व्यक्तिगत रूप में काम में ले लूँगा या कोई गाँव की भी सेवा करूँगा, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि कैसे हो पाएगा। तो फिर जब नेक्स्ट डे आया तो हमने सोचा कि कैसे हम काम करेंगे, कैसे कितने रुपए हमारे पास है। तो फंड का पता चला, तो फंड का जब पता चला तो 17 लाख रुपए हम माइनस में थे। मतलब पुराने सरपंच साहब 23 साल सरपंच थे, तो उन्होंने काम पूरा करवा के, जो कमीशन बेस पे होता था, तो उन्होंने सारे काम करवा लिए। उसके बाद भी ठेकेदार को पेमेंट बाकी था। तो अब सोचिए कि जो सपने थे इसे धम से नीचे गिर गए, कि जहाँ लगता था कि ऐसा फंड होगा। तो फंड वाली बात पर मैंने जो थी, इसलिए मैंने ये अपना अनुभव बताया। अब सोचिए कि अब आदमी क्या करेगा। अब 17 लाख माइनस है, जो पहला फंड आएगा तो उसके बाद हमें ये चुकाने पड़ेंगे और फिर कोई काम नया कर पाएंगे। लेकिन हमने हाथ पे हाथ नहीं धरा, और गांव वाले थे तो उन्होंने सुझाव दिया। तो हमारा एक गांव में एक संगठन बना रखा है जिसको नाम था श्री गणेश सेवा संघ। तो पिछले 10-15 सालों से हम कार्यरत थे उसमें, और जो भी गांव की बड़ी समस्याएं होती थी उनको हम, कोशिश हमारा जितना बन पाता था, क्योंकि कोई आर्थिक इतना समृद्ध नहीं था, लेकिन अपना श्रमदान करके या जैसे जैसे करके हम उन कोशिशों को पूरा करते थे। तो लोगों को ऐसा था कि ये कुछ कर सकते हैं, इसीलिए सरपंच बनाया गया था। तो जब हमने देखा कि सबसे पहले क्या करें, तो मैंने कहा स्वच्छता पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें हमें न तो कोई बड़ा भवन बनवाना पड़ेगा, न और कुछ बड़ा बजट की हमें आवश्यकता है, न कोई फंड की आवश्यकता है। तो क्यों नहीं हम ये काम करें। तो वही 27 जनवरी को हमने कुछ फावड़े लिए, और कुछ हम लगभग 13-14 लोग थे। उन्होंने देखा कि हम जो गंदी जगहें हैं, क्योंकि बचपन वहीं से बीता है, जन्म वहाँ लिया है, तो हमें पता था कि ये गांव की समस्याएं थी। और हम सरपंच से, पूर्व सरपंच से, उनसे सवाल भी हम कर चुके थे कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं रहे। तो मेरे सबसे दिमाग में आया कि शायद ये सवाल मुझसे कोई ना करे, तो हम इन चीज़ों को हम करने का प्रयास करते हैं। तो हमने एक विजन बनाया कि जो गाँव की सबसे गंदी जगह होगी उस गाँव को हम गाँव का सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। ये विजन इसलिए बनाया क्योंकि पंचायत से, जैसे हम अधिकतर गाँवों में देखते हैं, तो जो गंदी जगहें होती है उसकी होली या दिवाली पे सफाई होती है, लेकिन वो जगहें वापस गंदी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन जगहों का, वो सार्वजनिक जगहें होती हैं, उनका कोई ओनर नहीं होता। जैसे मेरे घर के बाहर गंदगी को कोई कैसे डाल देगा, लेकिन जो सार्वजनिक चौक है उसमें डालता है तो कोई मना करने वाला नहीं होता। तो इसलिए हमने विजन बनाया कि सबसे गंदी जगह को सेल्फी पॉइंट तक तैयार करेंगे। शुरुआत की तो
ऐसे धीरे धीरे करके फिर एक चीज़ हमारी हुई, ऐसे 19 जगहों को हमने बदलने का प्रयास किया और फिर धीरे धीरे स्वच्छता से हम और चीज़ों पे गए। वो पूरी यात्रा में आपको पीपीटी के माध्यम से भी दिशा दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, अभी जो मैं बता रहा था ना, जो गांव कितना गंदा हुआ करता था, ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, इससे मात्र 4 साल पहले का गांव है। अब आप देखिए इस गांव में कोई कैसे रहेगा। ये वो जगहें हैं जो कुछ जो ऐसी जगहें थी हमने लिया, वैसे तो ऐसी 19 जगहें हैं, लेकिन हमने देखा कि जो ज़्यादा गंदी थी वो इस प्रकार की जगहें थी। और ये सब वो जगहें जो गाँव के अंदर हैं, जहाँ गाँव की आबादी थी, उन जगहों पर ये समस्याएँ थी। अब वो जगहें थी तो प्रयास भी करना था, तो मैं अकेला कर नहीं सकता था, या वो जो 13-14 लोग थे वो भी नहीं कर सकते थे। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर ग्राम सभाएं या हम वार्ड सभाएं, रात्रि चौपालें करेंगे तो हमारी समस्याओं के बारे में भी पता लगेगा और उनका निराकरण भी हम कैसे आम जनता के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने प्रयास किए। और ये अब कहीं भी आप जाएँ, जिस गाँव में भी करें, तो आपको भी ये कोशिश करनी है कि हमें ये वार्ड सभाएँ ज़रूर करवानी है। एक वार्ड होता है, एक पंचायत होती है जिसमें कुछ लगभग 10, 12, 15 वार्ड होते हैं, और उस वार्ड से भी, जैसे पूरी पंचायत से सरपंच चुन के आता है, उस वार्ड से भी एक वार्ड पंच चुन के आता है। और तो हमने जब शुरुआत की तो उस वार्ड पंच को ही हमने कहा कि आप ये अध्यक्षता करेंगे आपके वार्ड की। तो जैसे आप पहली फोटो में देखेंगे, एक फेंटा लगा के एक व्यक्ति बैठा है जिसके पीछे ग्रीन बोर्ड दिख रहा होगा, ट्रैक्टर के जो लग रहा है, वो ग्राम सभा का बोर्ड है, और वो सरपंच, वो जो वार्ड पंच है, और उन्होंने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि मेरे गांव में ये इतनी बड़ी समस्याएं हैं मेरे वार्ड में। तो उन्होंने उस दिन लगभग हमारे पास 16 समस्याएं आई थी, और वो हमारे पास आज भी लिखी हुई है। मैं ये साइड में बैठ के मेरा लिखने का ही काम था, मैंने कहा आप अपने करें, कैसे क्या करेंगे। तो उन्होंने लगभग 16 समस्याएं अपनी बताई। अब आप सोचिए कि एक सरपंच के पास फंड नहीं है, समस्याएँ 16, और वो भी सिर्फ एक वार्ड की, और जहाँ 13 वार्ड, कैसे कर पाएंगे। तो हमने प्रयास किया कि हमने उनको ये कहा कि इन 16 पर भी आप 1, 2, 3, 4 करें, कि आप उनको ग्रेड दें कि सबसे बड़ी ज़रूरत कौन सी है, सबसे पहला काम हमें कौन सा करना है। तो उन वार्ड के लोगों ने ही जाके ये कहा कि सबसे पहले हमारी आवश्यकता ये पड़ेगी। जैसे इस वार्ड की अगर मैं बात करूँ तो उनकी बड़ी समस्या थी कि उनके जो वार्ड से हमारा जो स्कूल था, उसके बीच में एक रास्ता पड़ता था जहाँ पे बारिश के दिनों में पानी भर जाता था और बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती थी, कपड़े गंदे होते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जब पहले जो समस्याएं पूछते थे वो बताते मेरे बोरिंग करवा दो, मेरे खुर्रा बनवा दो, मेरे यहाँ रोड बनवा दो। लेकिन सब ने मिलकर ये तय किया कि हमारे बच्चे कम से कम स्कूल तो जा पाए। तो उन्होंने जो समस्या बताई, उन्होंने बताया कि हमारे तो पहला ये काम तो आपको करना ही है। आज वहाँ पर वो रोडें भी बन गई, वो सब चीज़ें हो गई, लेकिन उसका मतलब ये मैं कहना जो बताना चाहता हूँ, उसमें सबसे ज़रूरी जो हमारे लिए था कि गाँव वालों की एक रूपता कैसे हो। जैसे अभी हमारी समस्या थी कोई विपक्ष करेगा, कोई क्या करेगा, तो हमारे गाँव वालों का विजन एक कैसे बने। वो विजन बनेगा उनके बीच जाने से, उनको साथ बिठाने से। उनके बिना अगर हम किसी एक व्यक्ति से समस्याएं पूछेंगे तो हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को प्रथम लेगा और अपनी बड़ी समस्या मत बता के चलेगा। तो सबसे बड़ा उद्देश्य जो हम एक चीज़ इस फोटो से सीखते हैं वो ये है कि हमें किसी भी गांव में जाएं, हमें कोशिश करनी है कि वो एक जगह बैठने लायक स्थितियाँ कैसे पैदा हो। उसके लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। वो गीता पाठशालाएँ भी हो सकती है, कोई कार्यक्रम के माध्यम से भी जा सकते हैं, सरपंच से मिलकर वार्ड सभाएं भी हम कर सकते हैं, रात्रि चौपाल जो कि इम्पोर्टेंट होता है वो वैसा हम कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रयास किया। अब जैसे ही हमने कोशिश की कि सब लोग रात्रि चौपाल हो गए, समस्या हो गई, लेकिन इससे लोग जुड़ेंगे कैसे। तो जैसे चौपाल में जब की तो उसमें तो कुछ बुजुर्ग लोग आए, लेकिन एक चीज़ हमने ये जब किया प्रैक्टिकल, तो हमने जाना कि हमने गाँव को 4 भागों में बांटा। हमने महिलाओं का एक ग्रुप बनाया, बुजुर्गों का एक ग्रुप बनाया, बच्चों का एक ग्रुप बनाया और युवाओं का एक ग्रुप बनाया। अब आप सोचिए किसी गांव में 4, जैसे हम कई बार जाते हैं, चाहे वो पार्टी पॉलिटिक्स या राजनीति में हो, तो गाँवों को राजनीतिकरण किया जाता है। ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है। कई जगह पर हम देखते हैं जातियों के नाम पर बांट दिया जाता है, ये जाट है, ये यादव है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है। हमने गांव को बांटा वर्ग के अनुसार से, जिस हिसाब से आयु का वर्ग हमने रखा। हमने देखा कि कैसे बुजुर्गों का अनुभव हमारे काम आ सकता है, तो उसके लिए बुजुर्गों की एक टीम बनाई। आज हमारे यहाँ पर 63 बुजुर्गों का जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनका एक संगठन बना हुआ, रजिस्टर्ड वो हो चुका। तो आप सोचिए बुजुर्गों का कैसे अनुभव हमने लिया। फिर दूसरे नंबर पर आए माताएँ बहनें कैसे आए। अभी हम बात करते हैं 50% माताओं का है, बहनों का स्थान है। तो जब तक गांव की जो भी सक्सेस है उसमें 50% लोग अगर अनभिज्ञ रहेंगे या वो अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो गांव सक्षम नहीं बन सकता।
तो कैसे हमने देखा इस वर्ग को कैसे ले, तो महिलाओं का एक संगठन बनाया। उसके लिए हमने हमारी ग्राम पंचायत में एक महिला पंचायत बनाई। पहले जब महिलाएं पंचायत में जाती थी तो एज में वो ज़्यादा थे जो सरपंच थे, तो महिलाएं अपनी बात नहीं रख पा सकती थी, थोड़ा सा घूंघट का भी रहता है, कई बार बोल नहीं पाते। तो हमने महिला पंचायत का गठन किया कि महिलाएं कैसे अपनी बात रखें। तो उसमें भी हमने सेम सिस्टम रखा कि जो भी महिला वार्ड पंच होगी वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और महिलाएं अपनी बात रख पाएँ। कई समस्याएं ऐसी होती हैं महिलाएं की जो शायद जेंट्स के सामने वो नहीं बता पाती। ऐसी कुछ समस्याएं हमारे सामने भी आई थी, बहुत छोटी लेकिन थी महत्वपूर्ण, उनका भी हमने उनके माध्यम से निदान किया। फिर तीसरे नंबर बात करते हैं तो युवाओं की बात करते हैं। एक युवाओं का जो जोश होता है या जो उनका उत्साह होता है वो इतना अच्छा है कि अगर उनको सही दिशा में अगर लगा दें तो गांव ही क्या पूरा देश बदल सकता है। तो ऐसे हमने युवाओं की एक टीम बनाई, लगभग 100-125 युवा आज हमारी एक टीम है और वो उनके लिए प्लेग्राउंड का काम हुआ है, अभी आगे दिखाएंगे। उन्होंने वॉकिंग ट्रैक वगैरह अपने स्तर पे बनाए, तो युवाओं की एक टीम बनाई। चौथे नंबर पर बात करते हैं तो बच्चों की आती है। बच्चों की भी हम कहीं का भी अगर अनुमान लगाते हो लगभग 35% आबादी सिर्फ बच्चों की होती है। अब वो इतने महत्वपूर्ण हैं लेकिन हम पंचायत में या ग्राम विकास में उन बच्चों को भूल जाते हैं। तो बच्चों का भी हमने एक संगठन बनाया और उन संगठन के माध्यम से हमने एक प्लास्टिक मुक्त जागरूकता अभियान था, उसके बारे में अभी मैं आगे और बताऊंगा। वो सिर्फ जिम्मेदारी बच्चों ने ली कि इस विषय पे हम काम करेंगे। तो जो बच्चों का भी जो उत्साह था वो किस प्रकार से गांव को आगे बढ़ा सकता है, तो इस प्रकार से हमने गांव को 4 भागों में बांटा। इसमें आप देख सकते हैं जैसे इसमें बच्चे भी हैं, प्लांटेशन का ये काम करते हैं, युवा हैं जो वॉकिंग ट्रैक वगैरह बनाते हैं, ये बच्चियों भी जैसे वर्ल्ड हाइजीन डे हमारा जो 5 मई को हम मनाते हैं, तो उस प्रकार से हमने सभी ग्रुप्स को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो सब लोग आते हैं तो फिर हर काम एक होता है। जैसे हमारी टीम जब बन जाती है तो जिम्मेदारियां भी कितनी बड़ी हों वो बट जाती है, तो काम आसान हो जाते हैं। जैसे प्लांटेशन एक महत्वपूर्ण है तो बच्चों को दे दिया कि आप बच्चे या युवा मिलकर ये प्लांटेशन करेंगे, और भी कई जिम्मेदारियां एक दूसरे पे हम बांटते जाते हैं। कुछ नए नवाचार भी हम लोगों ने किए साथ साथ में। कैसे, जैसे अभी चंदेश भाई बताते कि राजू भाई जी आए थे तो उस समय हमने सम्मान समारोह रखा, लेकिन उस सम्मान समारोह का जो हमारा विजन था वो क्या था, किसी को सिर्फ ये नहीं कि उनको कोई शील्ड दे देंगे या कोई इनामी राशि दे देंगे, नहीं। उसका हमारा जो विजन था वो एक अलग था, वो एक अलग विजन था। उसमें ये था कि जैसे एक व्यक्ति जो 25 लाख रुपए का भवन हमारे गांव को बना के देता है, मीटिंग हॉल, उनको हमने सम्मानित किया। दूसरी ओर एक वो व्यक्ति आता है जो ना वार्ड पंच है ना सरपंच है, लेकिन फिर भी पंचायत के हर काम में जितना भी, चाहे प्लांटेशन का हो, चाहे से हमारा सुंदर जागरूकता अभियान हो, उसमें अपनी भूमिका निभाता है। ऐसे एक राजेंद्र जी शर्मा है, उनको हमने सम्मानित किया। एक ऐसी उसमें ही एक ऐसी गुड़ी बच्ची है, अभी तो शादी उसकी जस्ट हुई है, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने लगभग गांव की 125 महिलाओं को रोजगार देने में अपनी भूमिका निर्धारित की। उसने 125 महिलाओं को सिलाई सिखाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस बच्ची का भी वहाँ पर सम्मान जब होता है। और वहाँ पर ऐसी 2 महिलाओं का जो हरिजन समाज से आती है, जो ये सार्वजनिक जगहों की जो सफाई की हम बात कर रहे थे, उनको कैसे वो निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सुबह के 2 घंटे वो देकर उन जगहों को साफ करती है। तो ऐसी महिलाओं का भी वहाँ सम्मान हुआ। आप सोचिए एक गांव में जब इस प्रकार का जो धनाढ्य व्यक्ति है जो 25 लाख खर्च कर सकता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो श्रमदान के माध्यम से सहयोग कर सकता है, या एक ऐसी बच्ची जो सिर्फ अपने जो उसको आता है उससे वो महिलाओं को सशक्त बनाती है, या ऐसी महिलाएं जिनके घर में कोई रोजगार नहीं है लेकिन उनका काम सफाई का है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट गाँव के लिए काम कर सकती है, जहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों का सम्मान हो तो वो गाँव क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। तो ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी, जब भी हम किसी गांव में काम करें तो हम कोशिश करें कि ऐसे लोगों को वहाँ पर हम प्रोत्साहन करें, उनको मंच पर बुला के सम्मानित करें, तो उनका जो मनोबल होगा वो तो प्रेरित होंगे ही, लेकिन उनको देखकर और कितने लोग प्रेरित हो सकते हैं। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव भी हमें करने चाहिए समय समय पर। अभी आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि जगह जगह पर पानी भरा हुआ था। तो जैसे ठोस कचरे की प्रॉब्लम थी, वैसे तरल कचरे की भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि पानी थोड़ा सा गांव में अच्छा पानी था, पानी की टंकी है, दोनों टाइम नल आते थे, तो ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा ग्रे वाटर के रूप में भी ज़्यादा काम होगा। तो ये बड़ी एक समस्या हमारे गाँव में हुआ करती थी। उसको हमने पूरा किया कि कैसे हम बनाएं। तो उसके लिए हमने ये जो मैजिक पिट्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको, इसको मैजिक पिट्स कहते हैं। ये लीच पिट होता है, तो ये सॉक पिट है। तो हमने एक ऐसा प्रयास किया कि इस ग्रे वाटर को उपयोग भी कैसे करें, क्योंकि अगर पानी भरेगा
और पानी अगर रोड पे जाएगा तो वो इकट्ठा होगा तो उसमें सड़न गलन होगी, स्मेल आएगी। जैसे आज हम कई गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर जब घुसते हैं, गाँव में एंट्री लेते हैं, तो वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल हमें आने लग जाती है। वो पानी की होती है जो नालियों में सड़ता है पानी। तो हमने कोशिश किया कि इस ग्रे वाटर को हमें ज़मीन के ऊपर नहीं छोड़ना, उसको ज़मीन के अंदर पहुँचाने का प्रयास करना है। और ये प्रयास इतना सफल हुआ कि आज ये जो मैजिक पिट हमने जो पहला जाहोता में बनाया था, आज पूरी राजस्थान सरकार हर गाँव में ये बना रही है, उसके लिए फंड ये दे रही है। तो एक नया इनिशिएटिव और एक अच्छा जो पानी के महत्व को भी ध्यान में रख के अच्छा कार्यक्रम रहा। जो हम सफाई की जो बात कर रहे हैं तो कैसे हर वर्ग इसमें जुड़ा, खाली ये नहीं कि युवा ही ये काम करें। आप इसमें देखेंगे तो जितनी भी फोटोग्राफ्स आप देखेंगे उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई एक वर्ग या कुछ कम लोग मिलकर ये कर रहे हैं या कोई सरपंच या वार्ड पंच ही मिलकर कर रहे हैं। यहाँ देखने की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कैसे गाँव वालों ने अपनी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर ली है, और इसमें हम सफल हुए जब आज जाहोता की बातें आज सब जगह पर हो रही है। तो इसमें देखिए आप, पहला कार्यक्रम था जो स्वच्छता का, हम जो एक पहली जो शुरुआत करते थे, अभी आप लोग पूछ रहे थे ना शुरुआत कैसे करनी है, तो अगर हमें किसी भी गांव में हमें लगता है कि इस गांव में पोटेंशियल है या यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ पे हमारे बीके भाई बहन थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पर पहला कार्यक्रम आप यही करें स्वच्छता का, और उसको नाम दें। जैसे हमने जो पहला कार्यक्रम किया उसको नाम दिया स्वच्छ जाहोता अभियान। ओरिया में हमने किया तो स्वच्छ ओरिया अभियान। ऐसे हर गाँव में आप करें तो उसको एक अभियान का नाम दें और उस गांव के नाम उस अभियान को जोड़ें। इससे क्या होगा, उनको लगेगा कि ये हमारा है, ये हमारा कार्यक्रम है, हमें करना है, हमें इसका निष्पादन और सब चीज़ें करनी है। तो इस प्रकार से जो स्वच्छ जाहोता अभियान था, तो आप इसी प्रकार से आप हर गांव में कर सकते हैं, और उसमें हमारा प्रयास रहना चाहिए कि मैक्सिमम लोग कैसे आएँ। जैसे अभी हर आयु वर्ग का करें, हम कई बार सोचते हैं कि चलो बहनें मिलकर कर लेंगी, नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि यार ये तो थोड़ा मेहनत का काम है तो कुछ युवा ही आए, नहीं, इसमें हर वर्गों में जो 4 वर्ग की बात करते हैं, चारों वर्ग को जोड़ने का प्रयास करना है, तब जाके चीजें बदल पाएगी। और इनका उत्साह देखिए आप, ये जो नीचे आप फोटो देख रहे हैं, ये 65 वर्ष की महिला है जिसने हाथ ऊपर कर रखा है ना। हमारे क्या हुआ, महिलाओं ने कहा कि भाई ये हमारा काम थोड़ी परिजनों के आएंगे वो ये पहली महिला थी जिसने कहा कि नहीं, ये तो हमें भी करना चाहिए। हम हमारे घर की भी जब सफाई करते हैं, हमारे घर का जब हम टॉयलेट खुद साफ़ करते हैं, तो हमारे गांव को हम क्यों नहीं साफ़ करेंगे। तो ऐसी महिलाएं ये आगे आई और जब जाके ये चीज़ें बदल रही है। आज बच्चों के साथ भी हम इतने नए नए कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि अभी इको फ्रेंडली दीपावली मनाई, तो दीपक बनाने थे, तो महिला बच्चियों ने वहीं पर अपना इनिशिएटिव लिया और अपने खुद ने, हमने जैसे मुश्किल से 3 से 4 रुपये का दीपक खरीदा और वो 10 रुपये में सेल किया बच्चियों ने। और स्कूल में गांव वाले लोग आए और उन्होंने दीपक अच्छे से, बचे ही नहीं दीपक उन बच्चियों के घर के लिए, तो इतना सेल हो गया। तो उन बच्चियों में आत्मनिर्भरता आई, उनको लगा कि अर्थ का क्या महत्व है और कैसे उनकी मेहनत आज लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी शुरुआतें की। ये वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की जो मैं बात कर रहा था, आज इतने इतने छोटे छोटे दिन भी मनाए जाते हैं। हाइजीन को लेकर गाँव में ज़्यादा हम देखते हैं कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए हमने जो प्रयास किया वो है। महिला सशक्तिकरण, अभी हम बात कर रहे थे कि जो महिला सशक्तिकरण कैसे आएगा, या महिलाओं की जब इतनी जिम्मेदारियां हैं तो वो कैसे करेंगी। तो मैं हर मंच के माध्यम से ये कहता हूँ कि अगर किसी को महिला सशक्तिकरण जानना है, देखना है, तो आइए हमारे शांतिवन में, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, कि महिलाएं कैसे सशक्त होती हैं। और उसी के साथ साथ हम यहाँ से सीखकर आज हमने भी प्लान किया, जो महिला पंचायत का हमने गठन किया, तो हमने पंचायत में देखा तो सबसे जो बड़ी समस्याएं, कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी वो हमने पूरी कर ली, लेकिन बड़ी समस्याएं क्या आई कि मेरा पति शराब पीता है, जो भी उसकी मजदूरी बनती है वो अपने घर तक नहीं आती, कई बार तो बच्चों की फ़ीस के लिए या उनकी जो बेशक जो ज़रूरतें होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं बन सकता। तो हम ऐसा क्या करें कि हम कम से कम जो छोटी छोटी ज़रूरतें हमारे घर की, हमारे छोटे बच्चों की, वो हम उठा पाएँ, कम से कम इतनी सशक्त तो हम बने। तो उसी दिन मन में विजन आया कि आज कुछ करना है तो इन महिलाओं के लिए करना है। तो ये जो भी प्राकृतिक कपड़े की बात आप देख रहे थे, तो ये कपड़ा हमारे 400 साल पहले बनाया जाता था। जो प्राकृतिक, जो अपने जो सब्जियां होती है, जो प्राकृतिक चीज़ों से ही वो बनाया जाता है, उसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता, जो चीज़ें छुप चुकी थी। तो हमारे गाँव ही एक भगवान साहब जी छिपा है, उनसे हमने पूछा कि ये बनता था, ये कैसे बनता था, तो उनके पिताजी को आता था, उन्होंने उनसे सीखा। और जो कोरोना की जो क्राइसिस रहे उस समय में हमने तैयारी की, और आज लगभग मैं कहूँगा 153 के लगभग महिलाएं हैं जो सिर्फ यही काम कर रही हैं, और एक महिला कम से कम 15 से 25 हज़ार रुपये कमा रही है।
मतलब जब हमने शुरू में शुरुआत की पापड़ बनाने से, तो पापड़ बनाने में क्या होता था, जब पूरी महिला अपना लगभग 6 से 8 घंटे अपना दे के बनाती तो भी मुश्किल से 90 या 100 रुपये के पापड़ से ज़्यादा नहीं बना पाती थी जब शुरुआत की। तो हमने देखा इस काम से तो पार नहीं पड़ेगी। फिर जाके हमने ये काम किया। आज भगवान साजी छिपा जिनकी बात करूँ, वो जापान है, अभी अपना प्रोडक्ट लेके गए हुए हैं और जापान से भी हमें बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और आज एक के साथ साथ भगवान जी के साथ साथ हमारे ऐसे 9 परिवार है जिन पे पूरा ये सारा काम हो रहा है और इतनी अच्छी एक पहचान मिल रही है। जाहोता क्राफ्ट के नाम से हम करते हैं और पहले सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट ये चलते थे, आज जाहोता प्रिंट भी एक नाम अपनी बना पा रहा है। तो उसके पीछे इन बहनों का ही हाथ था। ये वो मेघा है जो मैं बता रहा था, जिस बच्ची को सम्मानित किया, जो ब्लू कुर्ती में है। इसने अब पंचायत में अपने मशीनें वगैरह सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर इस बच्ची ने अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना समय दिया और सारी चीज़ें वो सीख पा रही है। ये हमारा एक सुंदर जाहोता अभियान है। उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बारिश के बाद जैसे 15 अगस्त तक तो हमारा ये हरित जाहोता अभियान चलता है, उसमें प्लांटेशन करते हैं। उसके बाद जब सर्दियों का मौसम आता है, उसमें जो भी हमारी दीवारें हैं उनको हम पेंट करते हैं। जैसे पंचायत में की वैसे जो सार्वजनिक जगहें हैं, किसी का घर है, तो एक हमारा ये इस कॉन्सेप्ट में हम एक गेरू कलर जो आपको दिख रहा होता है, टेराकोटा, इस कलर का यूज करें, जो गुलाबी नगरी जिस जयपुर को जो जाना जाता है। तो हम कैसे गुलाबी नगरी को, हमारा एक गुलाबी गांव भी हम रिप्रेजेंट करें, तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट पे ये कर रहे हैं। तो बच्चियाँ आके अपना काम करती है। ये वो प्रिंट है जो हमारा होता है। अब सोचो कपड़ा यहाँ बन रहा है, सिलाई यहीं हो रही है, मार्केट वहीं पर उनको दे दिया। हमारा जाहोता द हेरिटेज स्टोर करके एक हमारा अभी ऑनलाइन भी हमने चालू किया है, तो उस पर आप ये खरीद भी सकते हैं सब लोग। ये नीचे जो है हमारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे बड़ी एग्जीबिशंस होती है। आज वहाँ पर हमारी स्टॉल्स लगती है और स्टॉल्स में भी अभी सरकार के माध्यम से हमने जब कोशिश की तो हमारी एकमात्र स्टॉल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। वैसे 25,000 रुपये इसका 3 दिन का रेंट होता है। आज जाहोता के लिए 1 रुपया नहीं लगता और वहाँ पे लगभग 60 से 65 दुकानें लगती हैं। और उनमें अभी जो पिछली बार जो हमारा था कार्यक्रम एसके फाइनेंस के माध्यम से, तो उसमें सबसे ज़्यादा सेल करने वाली दुकान जाहोता की थी। तो ये एक इतना महिलाओं को 3.5 लाख रुपए की सेल उसमें हुई थी। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। हेल्दी विलेज की बात है, स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी गांव को समृद्ध बनाने के लिए वहाँ के व्यक्ति स्वस्थ होने चाहिए, क्योंकि उनका स्वस्थ तन और मन रहेगा तो ही वो काम कर सकते हैं। आप मेरी बात से आप भी वो राजी होंगे कि एक महिलाओं में गाँव में अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्याएं थी। जब मैं महिला पंचायत करते थे तो कई एक लेडीज़ की प्रॉब्लम आई कि उसको इलाज के लिए पैसा नहीं था। तो मैंने पूछा भाई क्या बीमारी है, तो उनके बच्चेदानी की प्रॉब्लम थी। तो मैंने हमारे एक बराला हॉस्पिटल है, शिखा मील जो हमारे वहाँ डॉक्टर हैं, अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, तो उनसे मैंने ये साझा की बात की इस प्रकार की 2-3 प्रॉब्लम्स आई है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा इलाज बताया कि आप एक कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को समझाएं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर हम भूखा रहते हैं ना तो पेट की कई प्रॉब्लम्स उसी वजह से हो जाती है। तो हमने एक अवेयरनेस कार्यक्रम किया, उसमें सिर्फ महिलाओं को इतना सा बताया कि जब आप सुबह उठती हैं, क्योंकि अमूमन गाँव की महिलाओं को देखते हैं सुबह उठती हैं लगभग 4 से 5 बजे उठ जाती हैं और लग जाती हैं बच्चों को स्कूल में, अपने पति की तैयारी करने में, सब चीज़ों में, और उसमें लगभग 10 से 11 बज जाते हैं। फिर 11 बजे बाद जब उसको आराम मिलता है तो वो पहला अपना मील लेती है, चाहे वो चाय ले या कुछ भी लें। तो उन्होंने एक छोटी सी चीज़ बताई कि भाई आप जब सुबह उठें तो सब काम को करते हुए चाहे चाय के साथ रात की ठंडी रोटी, बासी रोटी ही खाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ आप इंटेक्ट करें जिससे कि आपको ये समस्याएं कम होगी। तो ऐसी और समस्याओं से भी हमने निजात मिली। उसके अलावा एक ब्रेस्ट कैंसर की हमारी प्रॉब्लम थी, तो आज एम्स की तरफ से हमारे प्रति माह एक गाड़ी आती है जो कैंसर की सारी जांच फ्री ऑफ कॉस्ट करती है और जो भी इलाज होता है उसको भी वो अपना जितना भी सहयोग जाहोता के लिए उनका होता है वो हर वो करते हैं। अभी तक लगभग 3 पेशेंट ऐसे आए हैं हमारी महिलाएं जिनका ये प्रॉब्लम थी, उसकी भी जांचें यहाँ पर हुई। ये नीचे जो गाड़ी आ रही है ना, स्टॉप कैंसर लिखा हुआ है, ये गाड़ी आती है हर महीने दिल्ली से, तो ये जाहोता के लिए विशेष रहती है। उसके अलावा एक हमारे नेत्र का वो रहता है, हर गुरुवार को आँखों की जांच होती है फ्री में, और फ्री में सिर्फ 30 रुपये में चश्मा दिया जाता है। कई कैंप्स लगते हैं वहाँ 100-200 में देते हैं, लेकिन हमारे गांव के लिए सिर्फ 30 रुपीज़ में चश्मा दिया जाता है। उसके अलावा हर सोमवार को आयुर्वेद का कैंप लगता है, तो स्वास्थ्य को लेकर है। आज योगा क्लासेज हमारे यहाँ चल रही है, तो आदमी अब थोड़ा सा वो, पहले ओपीडी हमारे बहुत ज़्यादा थी। अभी चंद्रेश भाई और गए थे तो हॉस्पिटल में जब वो बता रहे थे ना जो अमेरिका से आए हुए थे, और वो लोग जब हॉस्पिटल में गए तो वहाँ हमारी जो पीएससी है वो अवॉर्डेड है, पीएससी भी साफ़ सुथरी होने के साथ साथ अभी ओपीडी वहाँ पर बहुत कम हो गया। लगभग पहले वहाँ पर जैसे हम पर डे की बात करते थे तो 150 तक संख्या होती थी, आज वहाँ मुश्किल से 2-4 में ही हो जाता है। तो वो स्वच्छता की वजह से ये सुधार हुआ और लोग थोड़े स्वस्थ हो गए।
जो हम बात कर रहे थे गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त, जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया कि लोगों में आज गांव गरीब, अभी भाई जी बता रहे थे गरीबी की लेके हम चर्चा करते हैं कि गांव गरीब हो गए। गरीब और निर्धनता दो अलग चीज़ होती है, जितना मैं देख पाता हूँ। तो निर्धनता एक चीज़ है और गरीबी एक अलग चीज़ है। आज भले ही हमारे गांव वाले निर्धन हो सकते हैं लेकिन गरीब नहीं है। उनके जो मन में जो विचार हैं वो कैसे हैं। और हम अगर निर्धनता की बात करें तो सिर्फ उसको धन से आंकते हैं, भले ही उनके पास धन कम होगा लेकिन गरीब नहीं है। गरीब वो व्यक्ति होता है जो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करे, उसमें कुछ करने की क्षमता नहीं हो, ऐसा व्यक्ति को मैं गरीब समझूंगा। लेकिन आज हमारे गांव में लोग गरीब नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक भी समृद्ध हो रहे हैं और उनका जो मानवीय मूल्यों से भी वो उसमें प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, वो भी उनमें संचय होता जा रहा है। तो इस प्रकार के जो बदलाव है वो गांव को आदर्श गांव बनाते हैं। एक ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एक महिला है एक थैला लेके दिखा रही है। ये कार्यक्रम हमने रखा था जाहोता का झोला। जब हमने प्लास्टिक मुक्त जाहोता अभियान का प्लान किया तो उसमें हमने देखा कि प्लास्टिक को कई चीज़ें ऐसी है जो उसके विकल्प हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो हमें जब पहले हाथ से जो सिलाई सिखाते थे तो हाथ से सिलाई मशीनें हुआ करती थी। तो एक निम्स की तरफ से हमारा एक कार्यक्रम रहा, तो उसमें उनके डायरेक्टर आए, तो उन्होंने महिलाओं को देखा हाथ से चलाते हुए, उन्होंने कहा मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं कि मैं इनको वो जुगी मशीनें दिला देता हूँ। अब हाथ से चलाने वाली, लाइट से चलने वाली मशीनें, अब उसकी स्पीड 9 गुना होती है उससे। अब हमने देखा कि महिलाओं की स्पीड कैसे बढ़ेगी, उनकी प्रैक्टिस कैसे होगी, और तभी हमारा प्लास्टिक मुक्त जाहोता अभियान चल रहा था। तो हमने देखा क्यों नहीं इनको, उन्होंने कहा कि इनको सीधे चलने वाले धागे जो होते हैं ना, सीधी चलने वाली, वो उनको प्रैक्टिस करवाएं। तो थैले में सीधी लाइन चलती है। तो हमने जाहोता का झोला कार्यक्रम रखा। तो हमने इसमें कहा कि अब कपड़ा कहाँ से आए, तो हमने गांव की माताओं बहनों को ही कहा कि भाई आपने पास कोई भी साड़ी हो, कोई ओढ़नी हो, जो पुरानी चीज़ें हो, वो आप हमें डोनेट कर दें। तो उन्होंने जो कपड़ा दिया उन्हीं से हमने थैले बनवाए और लगभग 1200-1300 थैले उन्होंने मुश्किल से 6-7 दिन में महिलाओं ने बना लिए। 10 मशीनें थी, आप सोचिए आप। और इसका 20 रुपये में 4 झोले हमने दिए एक घर को। उससे वो झोले उन घरों तक पहुंच गए और जो प्लास्टिक थैली का जो हमें विकल्प ढूंढ रहे थे वो विकल्प भी हमें मिल गया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम हर जगह कर सकते हैं। जब हम भौतिक स्वरूप की बात करते हैं कि जैसे लोग अच्छे हो गए, लेकिन हमारे पास व्यवस्थाएं भी अच्छी होनी चाहिए। आज अगर ये हॉल हमारे पास नहीं होता तो हम बारिश में हमारा कार्यक्रम रद्द हो चुका होता। तो हमें चाहिए कि हमारी जो भौतिक स्वरूप है, जो हमारी बिल्डिंग्स है, जो वो चीज़ें जो ढांचागत हमारी बात करते हैं वो भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो एक पंचायत में यदि पंचायत परिसर नहीं है तो वो गांव आदर्श नहीं बन सकता। अगर वहाँ स्कूल में बच्चे हैं और स्कूल में कमरे नहीं हैं तो वह गांव आदर्श नहीं हो सकता। अगर गांव में हॉस्पिटल है और उसमें ऑपरेशन थिएटर नहीं है तो वो गांव आदर्श नहीं हो सकता। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे आनेंगे तो बैठेंगे कहाँ, उनके लिए एक नंदघर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के हमने कई चीज़ें की, जिसमें शौचालय भी होना चाहिए। तो ऐसे जो भवन थे वो भी हमने बनवाने का प्रयास किया। तो हम नए तो नहीं बनवा पाए, लेकिन उन पे हमने जैसे कई भामाशाहों से मिलकर, जैसे अभी दीदी बता रहे थे कि कोई कंपनी थी और उन्होंने हेल्प की, तो ऐसे ही हमारे को भी कई लोगों ने हेल्प किया। और हमने उनको ये कहते, एक हमारे पास सज्जन आए, उन्होंने कहा कि हम गांव का एंट्री गेट बनाना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि कितना खर्च कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर दूंगा। तो हमने उनसे निवेदन किया कि एंट्री गेट से ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारे गाँव के जो भवन जर्जर पड़े हैं, जहाँ से पानी टपकता है, उन छतों को हम सही करवा दें। तो उन्होंने हमारी हेल्प की और आज हमारा हर जो भी सार्वजनिक जो भी स्थान है, जो भी बिल्डिंग्स है, वो सब सुव्यवस्थित है। तो ये चीज़ें हमने ढांचागत चीज़ों पे भी हमने प्रयास किया। ये पहली आप देख रहे हैं पंचायत है, ये नाडेप पद्धति है। इसमें हम जैसे कई बार खाद बनाने की बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट की हम लोग बात करते हैं। वर्मी कंपोस्ट अगर किसान खरीदेगा तो कम से कम 5 से 6 रुपये किलो का पड़ता है। और नाडेप पद्धति से यदि हम इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें लगभग 4 से 6 फीट का एक ये गड्ढा सा बनता है, और ये एरोबिक पद्धति होती है। इसमें आप देख रहे होंगे छिद्र दिख रहे होंगे आमने सामने, और इसमें करना कुछ नहीं होता। जो हमारा जो पत्ते वगैरह होते हैं उनको डाल दो, थोड़ा सा गाय का गोबर डालना होता है, थोड़ी सी मिट्टी डालनी होती है। उसमें 60% तो पत्ते होते हैं और 20% उसमें थोड़ी मिट्टी होती है और 20% गोबर होता है। और इसको अगर आप डाल के थोड़ा सा पानी का छींटा देके, कवर्ड जगह हो थोड़ी सी, इसमें हमने छान भी लगा रखी है कवर करने के लिए, और इसको अगर आप 90 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं ना, 90 दिन में एक अच्छी क्वालिटी की हमारे को खाद मिल सकती है। अब आप इसमें सोचिए कि हम कृषि की बात कर रहे थे, कई बार हम पेस्टिसाइड की की बात कर रहे थे, फिर ऑर्गेनिक आया। तो ऑर्गेनिक में भी जो अगर दवाइयों की अगर तुलना करते हैं ना, तो पेस्टिसाइड से ज़्यादा महंगी होती है।
तो जब तक किसान अपना खुद का खाद खुद नहीं बनाएगा, खुद गाय नहीं रखेगा, तब तक सक्षम नहीं हो सकते। तो ये एक हमने प्रयास किया और ये प्रयास आज हमारे कई किसान अपने घरों में भी कर रहे हैं। ये हमने हमारी एक नर्सरी बनाई थी, उसमें ये बनाया था, ये शौचालय था। अब आप सोचिए किसी गांव में एक भी सार्वजनिक शौचालय हो, क्या स्थितियाँ रहेगी। हमने जब पहला जो एक विज़न था हमारा, जब पहले सरपंच थे, अब उनको सब लोग कहते थे कि बस स्टॉप पे माताएं बहनें वेट करती है, वॉशरूम नहीं है, ये समस्या रहती है। तो हमने ये वॉशरूम बनाया और वॉशरूम बनाने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं थी, तो हमने रोड साइड पे ही बनाया, लेकिन वो ज़रूरत थी तो इसलिए हमने, इतना आसान नहीं था लेकिन वो बनाने का प्रयास किया और आज हमारे गाँव में भी सार्वजनिक शौचालय भी है। ये नीचे बिल्डिंग देख रहे हैं, स्कूल है। स्कूल पे भी जो कलर वगैरह किया है वो सब सुंदर जागरूकता अभियान के तहत किया गया है और आज हमारे ब्लॉक की सबसे सुंदर स्कूल भी है और जो ब्लॉक में पहली बार 97 10th में किसी बच्ची की बनी है वो भी इसी विद्यालय की है, जबकि 95% से पहले आज तक हमारे विद्यालय की बच्चियों का नहीं किया था। तो शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। सोशली सिक्योर्ड की हम बात करते हैं, सामाजिक संतुलन कैसे बने। इसके लिए हमने ये किया कि जैसे महिलाओं के साथ जो काम हुए उसके साथ साथ जैसे कई विवाद होते थे। जैसे हम पिछले 5 साल की कार्यकाल की बात करें तो हमारे जो पुलिस केसेस हुए उसमें मतलब हम रोज़ सुनते थे कि पुलिस की जो गाड़ी का सायरन हमारे गांव में आता रहता था, तो एक बड़ी समस्या थी। तो हमने देखा इस पर हम कैसे काम करें। तो उसके लिए हमने एक प्रयास किया कि जैसे गाँव के अंदर ही हमने पंचायत अलग से बनाई जिसमें हर समाज के व्यक्ति को हमने इकट्ठा किया। आज किसी भी समाज का कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी विवाद होता है, जैसे हम कोई भी समाज की बात करें, जैसे ब्राह्मण और राजपूत में झगड़ा हुआ तो हम 10 लोगों को, उन लोगों को बुलाते हैं जो ना ब्राह्मण होगा न राजपूत होगा। वो समाज के लोग मिलकर अपनी बात उनके सामने रखने का उनको मौका देते हैं और उसमें एक एक पक्ष को हम मौका देते हैं कि जब एक पक्ष बोलेगा तो दूसरा नहीं बात करेगा, एक पक्ष अपनी बात रखता है, दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है। फिर वो जो प्रबुद्धजन होते हैं वो अपना निर्णय बताते हैं। तो निर्णय बताने से पहले उनसे पूछा जाता है कि आप ये निर्णय मानेंगे या नहीं, और उनसे ये भी पूछा जाता है कि आपको लगता है कि कोई पक्ष का व्यक्ति है तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करके वो जब अपना फैसला सुनाते हैं तो वो अगर फैसला आपको मानना अनिवार्य होता है, अगर कोई व्यक्ति फैसला नहीं मानता है तो वो जो 10 से 15 लोग होते हैं वो उसके घर में कभी भी कदम नहीं रखते। तो इस प्रकार की शुरुआत से आज हमारे केसों में गिरावट आई है। जबकि हम कई बार पहले देखते थे तो जैसे विवादों की वजह सरपंच बना करते थे, दोनों पक्षों को, एक पक्ष को बोल दिया कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, दूसरे पक्ष को बोल दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो वो विवाद बढ़ते ही थे। आज वो विवादों में गिरावट आई है और इन 4 वर्षों में भी सिर्फ 2 मैटर ऐसे हुए हैं जिसमें पुलिस तक जाना पड़ा। बाकी पहले देखते थे तो लगभग 16 या 17 केसेस हुए थे, तो उन केसों में रोकथाम हुई है। उसके अलावा कैसे समाज में सामाजिकता कैसे बनती है कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो क्या आम व्यक्ति तक पहुंच रही है। जैसे गांव में कोई अपाहिज व्यक्ति है तो क्या उसकी पेंशन पहुंच रही है, क्या कोई वृद्धजन है तो क्या उसकी पेंशन पहुंच रही है। तो उसके लिए हमने पंचायत में एक परिसर बनाया है, उसको आधार सेंटर के नाम से, और वहाँ पर हर व्यक्ति का पूरा समुची उसकी जांच होती है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो किसी योजना से अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। तो आज गांव का हर व्यक्ति को अपनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और सारी चीज़ें पंचायत के माध्यम से ही हो रही है। गुड गवर्नेंस की हम अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार से इसमें भी हमने एक नई पहल करी। गुड गवर्नेंस का मतलब आता है कि जैसे सरपंच है तो क्या वो समय पर अपना पंचायत आता है, ग्राम विकास अधिकारी तो आता है, क्या टीचर समय पे आते हैं या डॉक्टर समय पर आते हैं। तो इसकी भी एक हमारी बड़ी समस्या थी। टीचर्स को लेकर हमारी प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल में टाइम पर टीचर्स नहीं आते थे। तो हमने प्रयास किया कि कैसे इनको समझाया जाए। जब उनको बोलते तो वो अपना अपना कोई ना कोई ऐसा बड़ा विजन बता देते कि आज ये प्रॉब्लम थी, आज ये प्रॉब्लम थी। हम थक चुके थे, ये पहले भी, मेरे से पहले भी लोगों ने प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। हमने उसके लिए एक नया इनिशिएटिव किया, एक छोटा सा प्रयास हमने किया कि जो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे जिनकी टीम बनी हुई थी उनमें से हमने 4-5 लोगों से निवेदन किया कि आप जैसे 9:30 का स्कूल का टाइम है तो वो स्कूल में 9:15 बजे पहुँच जाते हैं और वो पहुँच के और कुछ नहीं किसी को कहते, जो टीचर सारे उनका टाइम नोट करते हैं। एक डायरी उनके हाथ में रहती है कि राम गोपाल जी सर कितने बजे आए, 9:35 पे, ये गोपाल जी कितने बजे आए, 10 बजे, और कुछ भी नहीं कहते। तो 1-2 दिन तो चीज़ें होती रही। फिर टीचर्स ने देखा यार ये रोज़ ये आ जाते हैं, उनको कुछ कह भी नहीं सकते, भगा भी नहीं सकते, बड़े बुजुर्ग हैं। उनसे जाके उन्होंने पूछा कि ये क्या वजह, क्या लिख रहे हैं आप। तो उन्होंने बताया हम आपका जो टाइम आ रहे हैं वो लिख रहे हैं कि किसको शिकायत करेंगे अभी, कि नहीं शिकायत नहीं करेंगे, हमें तो पता तो होना चाहिए ना कौन कितने बजे आते हैं। अब आप सोचिए, न किसी का विरोध झेलना पड़ा न कुछ। और आज प्रत्येक टीचर
कम से कम 10 से 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाता है, छोटे से इनिशिएटिव से। तो ऐसे छोटी छोटी शुरुआतें हम कर सकते हैं। ये जैसे हमारे गांव में एटीएम नहीं है, तो उसके लिए हमने बैंक को लिखा कि हमारे जैसे बैंक जब पंचायत में है, लेकिन बैंक कई बार ऐसे होता है सैटरडे संडे को आदमी को विड्रॉल करवाना हो या कोई ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे हो। आज तो 6 कियोस्क बन गई, लेकिन हमने उस वक्त एटीएम वैन का भी एक वो करवाया, सरकार को लिखा, तो उन्होंने एक हमारे गांव के लिए एटीएम वैन भेजी, जो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आती है और रात को 10 बजे तक हमारी पंचायत में खड़ी रहती थी। इस प्रकार के भी नवाचार हुए। ये कुछ प्री एंड पोस्ट है, जो मतलब कैसी जगहें थी जो हमने बदलने का प्रयास, जो मैं बता रहा था ना 19 जगहें थी जो ऐसी गंदी जगहें थी, उनको हमने बिना सरकार के किसी फंड से ही बदला है। ये पहली फ़ोटो है, ये हमारे चिकित्सा जो अपने पशु चिकित्सालय होता है, तो उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसकी फ़ोटो है। अब उसमें कोई जाना पसंद करेगा, तो हमने क्या किया, ये सिर्फ 15,000 रुपये में ये बदल के हमने, ये देखो, ये राजकीय पशु चिकित्सालय का लिखा, वही पेंटिंग जो हमारी सुंदर जागरूकता अभियान के माध्यम से जो हमारा कलर पेंट होता है वो हमने किया। उसके अलावा पशुओं के चढ़ने के लिए खुर्रा नहीं था, वो खुर्रा बनवाया। उसके अलावा ऑफिस की चेयर वगैरह वहाँ नहीं होती थी, डॉक्टर्स ये कहते थे कि हमारे पास चेयर नहीं, हम किसको लिखें, वो उनको लेके दी। तो मात्र 15,000 में एक पशु उप स्वास्थ्य केंद्र, एक पशु चिकित्सालय का रूप ले लिया, मात्र 15,000 रुपये में। उसके नीचे आप देख रहे हैं अभी सांझ की, जो चंद्रेश भाई ने आपको बताया होगा कि एक गांव की सबसे गंदी जगह, जहाँ पे पूरे गांव वाले कूड़ा डालते हैं और कोई वहाँ वॉशरूम के लिए जाता है, तो वो जगहें और गांव के बीच में आज लगभग 1.25 लाख रुपए में आज वो जगह ऐसी बन गई। आज यहाँ बुजुर्गों के बैठने की जगह है। आपने सुना होगा महिलाओं के लिए बनी है, बच्चों के लिए, लेकिन बुजुर्गों के लिए नहीं सुना। और आने वाले 15 से 20 साल बाद आज जो युवाओं का देश है ना भारत, वो बुजुर्गों का देश हो जाएगा, जैसे चाइना के साथ हो रहा है। तो आने वाले 20, अभी से सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। तो जब हमने ये बुजुर्गों की बात कही, तो उस वक्त हमारे राज्यपाल जी कलराज मिश्र थे, उन्होंने इस इनिशिएटिव को अपने मतलब इतना बड़ाई की, और मुझे जो 26 जनवरी का जो रात्रि भोज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और वहाँ सभी मंत्रियों के सामने उन्होंने बताया कि ये पहला व्यक्ति है जो बुजुर्गों के लिए भी काम कर रहा है। तो इस प्रकार के भी नई नवाचार हुए। प्रदेश की पहली पंचायत जाहोता ODF+ बनी, और ये वो दिन था जिस दिन गांव वालों ने मेरी पीठ थपथपाई और उस दिन के बाद मेरी बात को अत्यंत सीरियस लेने लग गए। ये वो पहला दिन था जब हमारे राजस्थान पत्रिका, जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर है, उसमें हमारे गांव का नाम मुख्य पृष्ठ पे छपा। उस दिन गांव वालों का उत्साह इतना अच्छा कि कुछ लोगों ने तो लड्डू भी बांटे और घर तक भी आए, और उन्होंने कहा कि सरपंच बने जब इतना खुश नहीं हुआ कि आज आपकी वजह से या हम सब की मेहनत से आज हमारा गाँव मुख्य पृष्ठ पर आया। इस दिन के बाद जो भी आज तक मैंने काम किया है, उसमें सभी गांव वालों का ऑटोमेटिक सहयोग मिलता है। वो देख रहे हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है। और आप भी किसी भी गांव में काम करेंगे और अगर उसके मेन पृष्ठ पे खबर छपेगी ना, तो हम सत्यापित हो जाता है उस दिन कि हाँ, हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो ये वो दिन था। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कपड़े के बारे में बता रहा हूँ, उसके अलावा हम लोग क्या क्या बनाते हैं। ये जो दीपक है, वो आप सोचिए 3 से 4 रुपये का उसमें खर्चा आता है और 10 से 15 रुपये में भी बिकता है। और अभी राज्यवर्धन सिंह जी के मैडम जाके आए हैं, उन्होंने ये दीपक हमारा 125 रुपये में खरीद के उन्होंने लगभग 10 दीपक के हमें 1100 रुपये दिए बच्चियों को ही। तो इस प्रकार की भी वहाँ चीज़ें हो रही है। उसके साथ आप देखें तो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा तो बाजरे के लड्डू वगैरह बनाते हैं, लेकिन हमने ज्वार का बनाया। आज वो 650 रुपये किलो बिकता है और दीपावली पर काफ़ी उसकी अच्छी मांग रहती है। पिछली दीपावली पे लगभग 100 किलो हमारा वो गया था। उसको हम पूरा इको के हिसाब से करते हैं, उसमें प्लास्टिक का भी यूज़ नहीं करते, कांच की बर्नी में देते हैं। और घी भी हमारे जो देसी गाय का घी यूज़ करते हैं, और चीनी की जगह मिश्री का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी उसकी मांग है, फिर उसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं बना पाए। और ये चीज़ें आराम से घर में बन जाती है। उसके आगे आप देखेंगे कैंडल्स हैं, और ये रोज़गार इतना अच्छा रोज़गार है कि हर जगह ये शुरू होना चाहिए। आज हम बात करें तो कोई भी फैक्ट्री हम खोलते हैं तो कितने रुपए में फैक्ट्री खुलती होगी? कोई भी लगभग लाखों में फैक्ट्रियाँ खुलती है। लेकिन ये मोमबत्ती की फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री है जो मात्र 3500 रुपये में खुल जाती है, और आधा घंटे में महिला इसको बनाना सीख जाती है। इसमें लगता भी कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली जो अपना सोया वैक्स आता है, नॉर्मल जो मोम आता है उसमें स्मेल आती है, तो सोया वैक्स हम यूज करते हैं उसमें, और उसी के साथ जो अपने ये कलर्स जो बच्चे यूज़ करते हैं जो बच जाते हैं, उन कलर से उनमें कलर आ जाता है। और एक 16 रुपये की एक एसेंस की बोतल आती है जिसमें खुशबू डालने के लिए करते हैं। और ये सारी जो मोमबत्तियाँ हैं वो खुशबू वाली है। जैसा जैसा कलर है, कोई ब्लू है तो उसमें मिंट होगा, वाइट है तो उसमें वनीला होगा, ब्राउन है तो उसमें चॉकलेट फ्लेवर होगा। तो जैसे वो मोमबत्तियाँ जलाएंगे उसमें वही फ्रेग्रेंस रहेगी। इसकी बहुत अच्छी मांग है। अभी 10,000 मोमबत्तियाँ मुंबई गई है हमारी, एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने ली है, और लगभग
10 से 12 महिलाएं इस काम में कार्यरत है, और ये भी बहुत एक अच्छा और कम बजट में कैसे महिलाएं कर सकती है। इसमें भी अगर कोस्ट देखें तो ये बबल वाली मोमबत्ती आज भी आप गूगल पे सर्च करना तो लगभग 249 की अमेजोन वाला बेच रहा है, और हम इसको 150 रुपये में देते हैं, और 38 रुपये का इसमें एक पे खर्च आता है। तो आप सोचिए अगर 100 मोमबत्ती भी एक महिला बनाएगी तो उसको कितनी आय हो सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। ये हमारी साड़ी है जो प्राकृतिक रंगों से बनाते हैं, घी है, वो जाहोता का झोला है, शहद है, ये कुछ जो कपड़ा है उसी से टोपर वगैरह बनाते हैं। ये मेट है, योगा मेट्स वगैरह है, डोर मेट वगैरह भी सारी चीज़ें बनाते हैं। ये हमारा मिलेट्स के प्रोडक्ट्स हैं, वो लेमन ग्रास है, ये बाजरे की नमकीन है। तो इस प्रकार की चीज़ें जब हो रही है तो घर की घर में ही रोजगार हो गया, महिलाएं अपने घर में ही बनाती हैं, और हर कार्यक्रम के माध्यम से एग्जीबिशन में उनके सब चीज़ें सेल भी हो जाती है। और अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ें बची नहीं जो हमने बना ली और हमारे पास मतलब पड़ी रह गई और ख़राब हो गई हो, अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। ये कुछ विजिट्स है, देश विदेश से भी लोग आते हैं और हमारे काम को एप्रिसिएशन भी मिलता है। ये मीडिया में भी जो मेन पृष्ठ पे जब जो हमारी खबरें आई वो इसमें अलग अलग खबरें हैं, जैसे मिलेट्स की रेसिपी तक, हमारे गांव की रेसिपी अब काफ़ी लोग सीख रहे हैं, तो ये गांव की महिला ने अपना उसमें व्यूज़ दिए हैं। ये हमारा जो बाल संसद हम करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि आप शिक्षा मंत्री होते तो क्या करते, आप सरपंच होते तो क्या करते, तो ऐसे कार्यक्रम में भी हमारे रहते हैं। उसके अलावा जो संस्थाएं आती है, अभी CSR की बात करें, देश विदेश से भी ऐसी संस्थाएं जो हमें मदद करने लग गई हैं। और एक न्यूज़ है, ये जाहोता की जय, बेटी के जन्म पर भरेंगे जामना, ये सब लोग कर सकते हैं। ये भी एक, इसके पीछे भी एक अनुभव है, एक स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, हमारे जैसे जो गाड़ी होती है ना हमारी, तो एक गाड़ी है जो पंचायत में एम्बुलेंस का काम करती है, जो मैं यूज करता हूँ। तो गांव में किसी के भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शहर हमारे गांव से 30 किलोमीटर है और जो दूसरा कस्बा है चोमू वो 15 किलोमीटर है। तो अब गाँव में कोई रात को कोई बीमार हो जाता है तो रात को साधन होते नहीं है, तो सरपंच साहब को फ़ोन करते हैं कि भाई हमारी मदद करें। तो हम कोई भी जो उपलब्ध होता है, मैं चला जाता हूँ या कोई छोटा भाई चला जाता है, कोई फ्रेंड चला जाता है। तो एक दिन रात को मेरे पास फ़ोन आता है, एक धर्मराज करके मेरा दोस्त था, उसकी पत्नी को लेके जाना था। उसने कहा था कि शायद आज ही प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आज गाड़ी चाहिए। तो ठीक है, भेज दिया। तो उस दिन मैं थका हुआ था, तो मैंने छोटे भाई को बोला, राहुल है, तो मैंने कहा राहुल तू जाना उनके साथ और छोड़ के आना है। तो उसको छोड़ के आया जयपुर SMS, वहाँ पे आया तो अगले वो आके रात को सो गया, मेरे दिमाग से निकल गई। अगले दिन दोपहर में मेरे को एकदम से जहन में आया कि कल गाड़ी गई थी, उसकी क्या तबीयत रही, कम से कम पूछूँ तो सही। तो मैंने धर्मराज जी को फ़ोन करा, मैंने धर्मराज जी क्या रहा कि नहीं बेटी होगी। तो उसने एक दुख के साथ बोला कि बेटी होगी। उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा यार जब बेटी, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, जब बेटी हुई थी तो हमारे आतिशबाजी करी थी। उस दिन भी एक अनुभव हुआ था, तो हमने पटाखे छोड़े, तो मैं जयपुर हॉस्पिटल में था, तो मेरे पास फ़ोन आया कि बधाई हो आपके बेटा हो गया। कि बेटा हो गया? नहीं, मेरी तो बेटी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं आपके घर से तो पटाखे छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे तो बेटी से पटाखे ही छोड़ते हैं। तो वो था, तो उसने जब कहा कि मेरे तो बेटी होगी, तो मैंने कहा इस दिशा में भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने उसी दिन से प्रयास किया कि हमने एक जामना का कार्यक्रम रखा। जामना हमारे राजस्थान में बोलते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ननिहाल से कुछ रस्म मानी जाती है जिसमें कुछ उनको गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं, उसको हमारे यहाँ जामना बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि क्यों नहीं किसी के बेटी हो तो पंचायत जामना भरे, क्योंकि बेटा होता है ना तो ही ननिहाल वाले लाते हैं, बेटी पर वो भी नहीं लाते। तो हमने देखा ये शुरुआत करते हैं। तो हमने जामने में हमने तय किया कि कम से कम 21 थाल हम लेके जाएंगे। उन थाल में क्या रहेगा, उनमें हम देखते हैं कि हमारे जापे का सामान बोलते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम जो यूज़ करते हैं, उसमें कुछ लड्डू होते हैं, जो गोंद के लड्डू होते हैं, हल्दी के जो भी चीज़ें होती है वो होती है, कुछ खोपरा होता है, उसके अलावा घी होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो वो लगभग जैसे हमने 21 थाल तैयार करवाएं, उसमें बच्ची के कपड़े होते हैं। उसी दिन उस बच्ची के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हम 1100 रुपये का अकाउंट भी उसी दिन खुलवाते हैं। उसके अलावा उनके माता पिता से 11 पौधे भी लगाते हैं। इन्हें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग सब जब पंचायत से जाते हैं किसी घर में, तो वो किसी भी समुदाय का हो, कोई वर्ग विशेष का हो, सबके यहाँ जाते हैं। तो जब हम सब लोगों के जाते हैं तो उसमें हम कुछ भी न तो उनके खाते पीते हैं, क्योंकि हम सोचे कि हम 150 लोग हो गए, अब हम लेके जा रहे हैं 21 थाल में, तो 150 लोग जाएंगे, हमारा नाश्ते का इतना हो जाए, तो उन पे बाहर नहीं पटकते हम। न तो उनसे चेयर का, हम तो एक जाजम पे बैठते हैं, जो दरी की व्यवस्था उनको करनी पड़ती है, और पानी के अलावा कुछ नहीं पीते। तो हमारा जो हुआ, तो उसमें एक मैं स्टोरी बताऊँ आपको। एक हमारे एक हरिशंकर जी हरिजन है, उनके यहाँ भी पोती हुई, और सौभाग्यवश उस दिन दिया कुमारी जी फ्री थे। तो उसके अलावा आप सोचिए कि उस वक्त तो ये सांसद ही थे, और तो हमने उनको भी निवेदन किया कि ऐसा एक कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आऊँगी।
क्योंकि वो पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम करते थे। और उसी के साथ हमारे एसडीएम सुमन चौधरी वो भी थे, कलेक्टर साहब प्रकाश राजपुरोहित, और ये सब लोग मिलकर हम उस दिन 125-150 लोग हो गए। और उस हरिशंकर जी हरिजन के हम लोग गए, वहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ। तो उस दादाजी के, हरिशंकर जी के आंसू थे उस कार्यक्रम में। तो सबने पूछा कि ये तो खुशी की बात, आप रो क्यों रहे? कि मेरा रो नहीं रहा है, तो मतलब मुझे अजीब लग रहा है कि आज पहली बार मेरे पोती हुई है, तो मेरे घर पर आज इतने इतने बड़े बड़े लोग मेरे घर पर आए हैं, तो मैं सिर्फ पोती को मेरे सर माथे पे रखूँगा। तो आप सोचिए, एक छोटी सी पहल से कितनी बड़ी कुरीतियाँ या कितनी जो हमारे समाज में जो व्याप्त जो बुराइयाँ हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास भी हम लोगों ने किए आज, जिसकी वजह से, या मैं तो जानता हूँ कि जो उन लोगों की दुआएं हैं, उनकी दुआओं का ही असर है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर ये चर्चाएं कर रहा हूँ। तो ये तो पीपीटी के माध्यम से मैंने चीज़ें बताई, और इसमें आप एक नोटिस करेंगे एक चीज़ कि मैंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि हमने करोड़ों के ओवर ब्रिज बना लिए, मॉल्स बना लिए, बड़े भवन बना लिए। कहीं भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। आज ज़रूरत है ना अगर गाँवों को, तो एक निष्ठा की आवश्यकता है। और मैं हमेशा जब मंच के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर मिलता है, तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि दीदी, आप लोग अगर थोड़ा सा भी सोच लेंगे ना गाँवों के लिए, तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो महात्मा गांधी जी प्रयास करते रहे ग्राम स्वराज के नाम पर, विनोबा भावे जी भी करते रहे, अपने ग्रामोदय से राष्ट्रोदय कहते कहते नाना भाई देशमुख भी चले गए, लेकिन वो ग्राम स्वराज आ नहीं पाया है। और ये पहल आप लोगों को करनी है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से, मैं भीख नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा एक भाव है जो आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आपकी मदद से वो चीज़ें हो सकती हैं। आप अगर किसी गाँव में जाके, मैं हर मंच से कहता हूँ कि अगर आप वहाँ के लोगों को अपनी टोली भी देंगे ना, तो देखना कितना बदलाव आता है। हमने वो महसूस किया है, हमने वो फील किया है। और वो बदलाव कभी भी पैसे से नहीं आएगा, आपको बजट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बजट भी अगर जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी ना, घर बैठे लोग आएंगे। हम कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंदी इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो अगर हम कुछ भी निष्ठा से करते हैं ना, आज मुझे 3 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज बड़े बड़े NGOs आ रहे हैं। अभी 2 तारीख को एक कार्यक्रम है जो नीति आयोग से मुझसे सुझाव लेने के लिए पूछा है कि हम 16 कमीशन जो लगने वाला है उसमें हम क्या सुधार करें पंचायती राज के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं। यूनिसेफ जो PLC पंचायत लर्निंग सेंटर्स हमारे राजस्थान में बन रहे हैं, तो वो 33 बनेंगे, उसमें पहला पंचायत लर्निंग सेंटर जाहोता में बनने जा रहा है। उसके अलावा आज कितने मंत्री हैं जो हमारे से जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज फंडिंग की भी धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो रही है। तो ये सब चीज़ें होती है, बस हमें हमारी निष्ठा को ऐसा करना है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ है ना, हमारा दिमाग जो सपना सोच लेता है ना, वो बनने में कोई भी मुश्किल नहीं रहता। जो दिमाग में बात आ गई ना, उसको साकार होना संभव है। क्योंकि आज हम कई भी बात करते हैं, जैसे राइट ब्रदर्स की बात करते हैं, उन्होंने सोचा हवाई जहाज बनानी है, उस वक्त सबने पागल कहा होगा, लेकिन उनके दिमाग में आ गया कि उड़ सकती है एक मशीन, तो वो उड़ी। तो बस हमें हमारे दिमाग में लाना है कि हम ये कर सकते हैं, बहुत आसानी से होगा और बहुत आसानी से लोगों का सहयोग मिलेगा और सब चीज़ें संभव होगी। और अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं इस विषय में। चार साल की 17 लाख आपने जब पंचायत संभाली तब बताया। उसमें क्या हुआ, जैसे हमारा पंचायती राज में 2 प्रकार से फंड आता है, SFC और FFC, जो आप साधारण भाषा में समझे, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। उसके अलावा ऑप्शंस होते हैं, जैसे पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। तो जैसे पंचायत का फंड होता है वो ये 2 प्रकार का होता है। उससे ऊपर पंचायत समिति होती है, उसका भी कुछ फंड आता है। उससे ऊपर जिला परिषद होती है, जहाँ से जिला प्रमुख बनते हैं, उसका एक फंड होता है। विधायक कोष का एक फंड होता है, सांसद कोष का एक फंड होता है, और राज्यसभा सांसद भी हमें पे कर सकता है। तो ये जो 6-7 प्रकार के फंड होते हैं, तो हमारे जाहोता को अभी तक SFC और FFC का ही फंड मिला है जो पंचायती राज में था। जो अभी दीदी पूछ रहे थे 17 लाख का क्या हुआ, तो हमारी जो पहली जो किस्त डली लगभग 6 और एक बड़ा क्राइसिस जो बीच में आया कोरोना। आप सोचो कि दिसंबर में सरपंच बने और 21 मार्च वो दिन, 3 महीने बाद जब हम थोड़ा सा समझने लगे, तभी वो कोरोना की जो महामारी का जो हमारे बीच में आ गया। तो सोचो क्राइसिस तो इतने रहे। तो हमने तो उस वक्त ये तय किया कि अगर पैसा मिले ना मिले, कुछ ना कुछ काम करना है। तो जैसे हमारा फंड आया तो पहले हमने उनको 17 लाख उनको ठेकेदारों को चुकाया, और उसी के साथ साथ फिर जो और फंड आया उसमें ये करें। अभी तक औसतन हम देखते हैं ना, अगर इन सब चीज़ों का मिलाते हैं, जैसे पिछली हमारे कार्यकाल का 5 करोड़ 17 लाख रुपए पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल था उसमें आए थे।
इस बार अभी तक 3 महीने पहले तक 87 लाख रुपए सिर्फ एसएफसी और एफएफसी का फंड आया। और जो नीति आयोग में बुलाया गया है, अभी एक सम्मानित भी हमें किया सबसे मितव्ययी पंचायत का, तो वहाँ भी इसीलिए किया गया कि हम कैसे कम बजट में ये करें, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर सब कहेंगे हमारे पास बजट नहीं है, कोई भी काम करें तो बजट की आवश्यकता तो कब पड़ती है, जब हमारे हैंड्स नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि गांव को एक साथ बिठाएंगे। अब ये भी एक स्टोरी थी कि हम जैसे फंड के लिए गए विधायकों के पास, सांसदों के पास, तो गीता दीदी का तो अनुभव है कि उनके पास टाइम ही नहीं रहता। हम जाके कहते कि ये रोड चाहिए, वो चाहिए, तो वो कहते कि ठीक है करेंगे। अब सोचो एक गांव से एक व्यक्ति सुबह उठकर गांव वालों को इकट्ठा करके 10 से 15 बड़े बुजुर्गों को लेकर एक शहर तक जाता है, वहाँ वो 2 घंटे वेट करता है, 2 घंटे बाद मंत्री जी आते हैं और उन्होंने कहता है ठीक है सोचेंगे करेंगे, और फिर वो 2-3 घंटे बैठ कर जब शाम को लौटता है तो उनको कैसा लगता होगा उन 10-15 लोगों को। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार जब हमने फिर प्लान किया चलें, तो फिर गांव वालों ने कहा कि इनको भाड़ में जाने दो, हमें जो करना है हम खुद ही कर लेंगे। जब इतना परेशान होंगे तो हम खुद ही क्यों नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बदल रही है आज। और मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि हमें मंत्रियों के पास जाना है। हम सोचेंगे कि अगर हम लोगों को प्रेरित कर पाएँ, लोगों को उनकी निष्ठा याद दिलाएं, उनके मूल्यों की अगर उनको जानकारी हो जाए, तो अब ये गांव जो हम बात करते हैं ना ग्राम स्वराज की, वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम ग्रामीणों को, सरकारें जो है ना, ये जो नेता मंत्री होते हैं, और मुझे ये शब्द ऐसे यूज़ नहीं लेना चाहिए, लेकिन इनकी वजह से तो आज गाँव बर्बाद हो रहे हैं। ये शहरों में बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, सब चीज़ें बढ़ाते रह रहे हैं, लेकिन गाँवों के कौन देखता है। और ये स्थितियाँ क्यों आई हैं, इसी वजह से तो आई है। तो हमें तो कोशिश करनी है कि गांव वाले जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, हमें सबसे पहला प्रयास करना है कि किसी भी चीज़ में सरकार की ओर नहीं झांकना। आज हम विदेश जो विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं तो वहाँ सरकार को लोग देते हैं, सरकार से लेने का प्रयास नहीं करते। लेकिन हमारी जो सरकार है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना स्वार्थ ढूंढने के लिए लोगों को और गरीब से गरीब बनाए जा रहे हैं। तो इस दिशा में जहाँ भी आप काम करें, गांव में काम करें, तो उनको सबसे पहला हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भर गांव बनाने का रहे। कैसे लोग सक्षम बने, सशक्त बने, तब जाके गांव आदर्श बन पाएंगे। सरपंच बनने से पहले क्या करते कितने पहले? जब पहली बार सरपंच बने उसके पहले क्या करते थे? देखिए, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था, मेरी उम्र 44 साल है, और जब मैं 10th में था, आज से लगभग 30 साल पहले की बात होगी, तो उस वक्त फैमिली जो प्रॉब्लम्स थी, पापा पुलिस में थे, कांस्टेबल, और थोड़ा ड्रिंक भी करते थे, और परिस्थितियाँ उतनी सही नहीं थी। मम्मी हमारी राजपूती ड्रेस सिलती थी और उससे हमारा घर का चलता था, और उसी के साथ साथ एक सिस्टर थी, तो उनकी भी शादी का समय आ गया था। तो 10th के बाद मुझे रेगुलर पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और 11th में मैंने काम मेरा चालू किया, और काम ढूंढने के लिए गया तो ज़्यादा अनुभव था नहीं। और आप सोचिए कि 10th क्लास का बच्चा एक क्या तो जानेगा। तो एक चोमू हमारे पास कस्बा है, तो वहाँ मुझे एक स्टूडियो में काम मिला। ये आज तो कैमरे बहुत छोटे छोटे हैं, पहले 3500 और 3000 चलते थे पैनासोनिक, और उसकी बैटरी आती थी। तो मेरा काम रहता उस बैटरी को लटका के फोटोग्राफर के साथ घूमने का, और उस स्टूडियो में झाड़ू पोछा और चाय पकड़ाने का काम मुझे मिला। उसके लिए मुझे 600 रुपये मिलते थे, लेकिन उस काम में मुझे सबसे अच्छा ये लगता था कि वहीं पास में स्कूल था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ एक टीचर थे, मुझे आज भी उनका मैं फ़ख्र से नाम लेता हूँ, राम नारायण जी यादव, जिनकी वजह से मैं आगे पढ़ पाया। उन्होंने ये कहा कि तू एक क्लास आ जाया कर, और जैसे एग्ज़ाम आए तो तू पास कर लेगा। तो उन्होंने मेरी मदद की उस समय। तो मैं मेरा काम भी करता रहा, और मेरी वहीं से 11th हुई, फिर वहीं से मैंने 12th किया, और जब तक मैं काम कर रहा था। ऐसे जीवन के 9 साल ऐसे रहे, जो पहले 3 साल थे जिसमें मैंने 11th 12th की, और BA के लिए मैंने पहली जो परीक्षा दी, तो प्राइवेट कॉलेज नहीं जा पाया, तो पहली जब दिया तो उसमें वो 3 साल तक मैंने वही काम किया। उसके बाद मुझे जयपुर जाने का, तो क्योंकि वहाँ कॉलेज थी नहीं एग्ज़ाम के लिए, तो फिर बाहर मैंने वेटर का काम किया। जो हमारे कैटरिंग का काम उस वक्त शुरुआत होता था, तो हमारे गाँव से एक टेंट का काम करते थे, तो उनके यहाँ पर 3 साल मैंने जो वेटर काम किया, और वो 3 साल भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। आज मुझे उन 3 सालों में इतना सीखने को मिला। फिर उसके बाद जब मैं स्टूडियो का थोड़ा बहुत काम जानता था, तो प्रोडक्शन हाउस था, तो उसमें मुझे स्पोर्ट बॉय का काम मिला, और जो कोरस करते हैं, जो हीरो हीरोइन के पीछे खड़े रहते हैं, तो ऐसे काम मुझे 3 साल वो काम किया। तो ये 9 साल मेरे संघर्ष के रहे, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि वो 9 साल अगर मेरे जीवन में नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और उन 3 साल, वो 9 सालों की जो मेहनत थी, या वो जो जीवन ने सिखाया, वो आज सब कुछ इम्प्लीमेंट करने का है। जो समस्याएं थी उनसे मैं खुद वाकिफ़ हूँ, और वो करने के प्रयास करता हूँ, और जितनी भी चीज़ें कर पा रहा हूँ वो सब चीज़ें जीवन में देखी थी, और इसलिए
कोशिश कर रहा हूँ और वो हो भी रहा है। आपका सेकंड टर्म है ये नहीं, फर्स्ट, सरपंच का फर्स्ट पहली बार ही बना। और सरपंच में भी जैसे हम बात करते हैं ना सरपंच कौन बनता है, तो सरपंच या राजनीति में आने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली जो होती है कि आप आर्थिक कितने समृद्ध हो, दूसरी चीज़ होती है कि आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, और तीसरी होती है आपकी जाति क्या है। कोई भी राजनीति में सफल तभी हो पाता है, और मैं इन तीनों में जीरो था। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी ऐसी थी, जाति के सिर्फ 19 वोट हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पापा शायद नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के अलावा गडकरी जी को भी नहीं जानते होंगे, इतने सिंपल है। तो राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन ये था कि ईश्वर ने कुछ करवाना था, शायद ये चीज़ें होती गई और धीरे धीरे कर रहे हैं। और लेकिन जीवन में अच्छे लोग मिलते रहे। आज ये जो मेरा पिछला 1.5 वर्ष है, तो ये शायद उन दिनों की जो मेरा निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा का प्रतिफल है कि मुझे ज्ञान मिला या अनुभव हुआ बाबा का, और इतनी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, और अब वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और वो बेहतरी आज यहाँ तक आ रही है। और आज ये जो विजन है, मैंने पहले भी कहा था, ये जाहोता नहीं है, ये मैं पूरे भारत के गाँवों की बात कर रहा हूँ। और सपना भी ये है कि जैसे जाहोता बना वैसे हमारे पूरे भारत के गाँव ऐसे बनेंगे, और उसमें जहाँ तक यथासंभव मेरे से जितना होगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वो चिड़िया वाली चोंच वाला काम मैं इतना सा कर पाऊँगा तो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ओम शांति। श्याम भाई ने हम सबको बहुत बहुत सारी प्रेरणाएं दी। जो भी मन में कोई भी संकल्प था, उसी का प्रश्न का जवाब तो मिला ही होगा। तो आपका बहुत बहुत हम सब धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे बीच वीनू भाई